हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एक दो दिन में जब भी मैं रीजनिंग वाला जो वीडियो है वो अपलोड करूँगा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो एक बार इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, नंबर सीरीज के हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के और अरिथमेटिक के। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, क्योंकि लेवल समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलेगा, सीधा चलते हैं सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज के क्वेश्चंस के ऊपर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज का है। नंबर सीरीज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के भी करेंगे और धीरे धीरे अरिथमेटिक और सभी कर लेंगे। तो आप लोग एक बार वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन भी है, आप अगर ट्राई करना चाह रहे हो खुद से तो एक बार ट्राई कर सकते हो, और अगर कर लिया तो चलिएगा, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 11 क्वेश्चन मार्क 16 21 29 और 41। देखिए, अगर बीच में अगर आपके सामने क्वेश्चन मार्क आता है तो आप क्या करा करो, एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे, इन दोनों को छोड़ दिया करो। इन दोनों को छोड़ दो, यानी कि 11 को भी छोड़ दो और 16 को भी छोड़ दो। ये जो तीन डिजिट आपके पास में बची है, इनसे आप कोशिश करो कि आप कोई ना कोई पैटर्न ढूंढ पाओ। जब बीच में आपके पास में क्वेश्चन मार्क आता है तो ये बेस्ट तरीका होता है इसको तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, देखिए 21 से 29, यहाँ पे देखिएगा कितने का डिफरेंस था, 8 का डिफरेंस था। क्लियर है? अब 8 यहाँ पे देख लिया, 29 से 41 गए तो कितना हो जाएगा, 12 का डिफरेंस है। और हमने यहाँ पे 16 को भी अगर चेक किया तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। तो मुझे पता लगा कि ये 5 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है, फिर 12 का डिफरेंस है। और इनमें अगर आप डिफरेंस चेक करते हो तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये डबल डिफरेंस का क्वेश्चन है। तो पिछला वाला जो नंबर होगा 16 से पीछे वाला, वो ये 5 है, तो ये 3 का होगा, क्योंकि इनमें फिर डिफरेंस 2 का आएगा। क्योंकि अगर डबल डिफरेंस से हम लोग चल रहे हैं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 2 आना चाहिए था। और अगर यहाँ पे 2 कब आ सकता है, जब यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि ये नंबर तो है हमारे पास में, तो 3 के ऊपर पहुँच गए हम, और यहाँ से 3 पे पहुँच गए, तो 13 विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा खुद से। ऑप्शंस आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, और देखिए कभी भी ना क्वेश्चन सॉल्व करो ना इस तरीके से, तो आप एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करा करो, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको। एक बार आप खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर आप लोग क्वेश्चन को मैच कर लिया करो। चलेगा, इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसमें देखिएगा बिना सॉल्यूशन पे चले अगर हम लोग देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको छोड़ेंगे हम लोग तो चेक करते हैं। देखिए 15 से बना 5, यानी कि मैं डिवाइडेड बाय 3 कर सकता हूँ। 5 से बना 2.5, यानी कि मैं डिवाइडेड बाय 2 कर सकता हूँ। 60 से बना 15, यानी कि मैं डिवाइडेड बाय 4 कर सकता हूँ। यानी कि ये पैटर्न जो है मुझे समझ में आ गया कि डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्वेश्चन मार्क से 60 अगर बन रहा है तो वो डिवाइडेड बाय 5 से बन रहा होगा। या तो मैं ऐसा नंबर ढूंढूं जिसको डिवाइड करने से 60 आ जाए, जिसको 5 से डिवाइड करने से 60 आ जाए, या फिर मैं डायरेक्ट 60 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा 300। चेक कर सकते हो ना आप इधर से इस तरीके से, कि यहाँ पर तो डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 2, और अगर इसको चेक करते हैं तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन प्री एग्जाम में तो एटलीस्ट पूछा ही जाता है। प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। कैसे करेंगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा आपको, क्योंकि हमारे पास में बहुत से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अगर हम लोग कंप्लीट एक क्वेश्चन का टाइम अगर आपको दूंगा तो बहुत ज़्यादा हमारा समय चल जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बने, क्योंकि समय वैसे ही हमारे पास में कम रहता है, और फिजूल की बातें करने या फिजूल का टाइम वेस्ट करने से कोई भी हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलेगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा किस तरीके से होगा। 4 3 4 9 32, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग एक चीज़ चेक कीजिएगा, 4 को 3 बनाना है तो कैसे बन सकता है, वो मल्टीप्लाई बाय 1 -1 से बन सकता है, 3 बन गया। 3 को 4 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 -2 से बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और बस पैटर्न हमें समझ में आ गया। फिर 4 को करना है 3 से मल्टीप्लाई, -3 कितना, 9 हो जाएगा। 9 को करना है 4 से मल्टीप्लाई, -4 32 हो जाएगा। 32 को करना है 5 से मल्टीप्लाई, -5 तो 155 विल बी आर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए थे, यहाँ से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे, उसमें से हम लोग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपको पूरे 35 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आप बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और हमें मेन मोटो जो है हमारा इस वीडियो में
वो है लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख के एग्जाम का लेवल पता करना। तो 3 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि किस लेवल तक के नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग 4 से 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसी तरीके से अरिथमेटिक के भी कर लेंगे और डीआई भी कर लेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का। आप लोग देखिएगा कितना ईजी सा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ये 17.28 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क, फिर कंप्लीट डिवाइड में लिखा हुआ 3.6 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 200। कैसे करेंगे इसको, एक चीज़ समझिएगा। ये भी डिवाइड में लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क और ये भी कंप्लीट डिवाइड में है। तो ये जो कंप्लीट डिवाइड में वैल्यू है ना, इसको मैं उठा के राइट हैंड साइड पे 200 के पास ले जाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा इसको। अब देखिए इस तरीके से लिखने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, देखिए 2 जीरो से मैं 2 पॉइंट हटा सकता हूँ, यानी कि 0 मेरा हट जाएगा। मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी, 2 इंटू 36 इंटू 2। तो ये करोगे आप कितना, 72 इंटू 2 कितना होता है, 144 हो गया। राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे कितना बचा है, 7.28 डिवाइडेड बाई 8, 144। अब ये क्वेश्चन मार्क राइट हैंड साइड पे आ जाएगा और 144 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो और बस 0.12 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। उसको एग्जामिनर को देखिए पता है कि 20 मिनट का वो टाइम दे रहा है। 20 मिनट के टाइम में वो आपसे 35 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। तो वो क्वेश्चन को डुएबल रखेगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप क्वेश्चन ना कर पाओ। क्लियर है, बस आपकी स्पीड के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना है और आपकी एक्यूरेसी के ऊपर भी आपको थोड़ा सा काम करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा कितना ईजी तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। 486 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ पे। 7392 डिवाइडेड बाय 66 एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू 1008 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे एज इट इज़ रख लिया है और ये जो 7392 है इसको मैंने 66 से डिवाइड किया, तो आपका जो आएगा वो 112 आएगा। क्लियर है। एक आधा क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन वो डेफिनेटली आपसे करवाएगा, क्योंकि 10 के 10 क्वेश्चन वो इजीली नहीं देगा। 10 के 10 क्वेश्चन में आपको इस तरीके से नहीं करेगा कि आप 2 मिनट में कर दो। कम से कम वो ये भी चाहेगा कि आप यहाँ पे 4 से 4.5 मिनट तक यूज़ करो सिंप्लीफिकेशन में। तो थोड़ी सी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो आपकी प्रैक्टिस पे अगर आप करते हो रेगुलर प्रैक्टिस, तो आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। तो 112 होगा, 112 को मैंने राइट हैंड साइड पे लाके डिवाइड कर दिया। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये भी 9 टाइम हो जाएगा और बस 486 को 9 से डिवाइड कर दो, 54 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन में उसने कैलकुलेशन करवा ली थी, तो बाकी देखिएगा क्वेश्चन कितने आसान आसान से क्वेश्चन दिए। यहाँ पे देखिएगा इनको मल्टीप्लाई करके बस 2.5 से डिवाइड करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। 2 डिजिट के बाद में पॉइंट यहाँ पे है और 2 ही डिजिट के बाद में पॉइंट यहाँ पे। तो एक बार पॉइंट को भूल जाओ आप। आपको बस ये पता है कि टोटल 4 डिजिट के बाद में मुझे पॉइंट लगाना है मल्टीप्लिकेशन के बाद में। तो आप बस इनको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करना है, 600 और 25 इसमें ब्रेक कर लिया करो, आप मन में कर सकते हो। फिर 600 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, 3000। 25 को किया तो 125, तो ये कितना हो जाएगा, 3125 हो गया। 4 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना था, बिना कॉपी और पेन के हमने मल्टीप्लाई कर लिया। डिवाइडेड बाय 2.5 यहाँ पे कर लिया। अब देखिए ऊपर कितने डिजिट के बाद में, 4 डिजिट के बाद में। नीचे कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद में। तो आंसर में 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, क्योंकि ऊपर 4 पे है और नीचे 1 पे है, तो वो 1 कैंसिल होकर कितना बचेगा, 3 डिजिट के बाद में। और बस 25 से डायरेक्ट आप कैंसिल कर लो, 125 आएगा। 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना था, तो वो मैंने लगा दिया, आंसर हमारा हो गया। इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये भी आपको बस इजीली इस तरीके से लिखना है, 1496 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 220। तो क्वेश्चन मार्क लिखा, परसेंटेज को हटा के मैंने नीचे 100 लगा दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 88 टाइम्स हो जाएगा। मैंने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये जो 10 बचा था इसको मैं 88 के पास ले आया, तो 880 बन गया और ये 22 बच गया। और बस इसको डिवाइड कर देना है अब। तो कितने टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा और 0 एज इट इज़ बचा हुआ है हमारे पास में, तो 40 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन कितना आसान है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, बट बाकी क्वेश्चन में वो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करने वाला है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 36 परसेंटेज ऑफ 180। तो 36 इंटू 180 इंटू मैंने क्या किया, 100 नीचे लगा दिया परसेंटेज का, यहाँ तक वैल्यू हो गई। अब ये जो डिवाइड में लिखा हुआ है ना, ये 0.40 सॉरी 0.4 लिखा हुआ है, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है। तो डिवाइड में जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होने के बाद में रेसिप्रोकल हो जाती है। यानी कि डिवाइड अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके
1/0.4 लिख सकता हूँ और ये पॉइंट हटा के मैंने ऊपर 0 लिख दिया, यानी कि 10/4 लिख दिया मैंने इसको। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा मेरा 162 आ जाएगा। सॉल्व इजीली आप लोग कर सकते हो। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया। 5 से किया आपने कितना 2 टाइम्स, 5 से किया आपने, अगर 5 से करते हो तो 5 3 ज़ा 15, ये 36 बच गया। डिवाइड किया 9 टाइम, डिवाइड किया कितने टाइम 18 टाइम, 18 इंटू 9 कितना होता है 162 ईजिली। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, ईजी सा क्वेश्चन है ये भी। 35% ऑफ 150 इंटू 16, तो 35% ऑफ 150 कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, इंटू 16 मैंने लिख दिया। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 2 टाइम, 5 से 7 टाइम। अब मैंने क्या 2 से किसको किया 8 टाइम। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, आपका कितना आएगा 840 आपका आ जाएगा, प्लस 22 आपको करना है, तो 862 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और जितने भी क्वेश्चंस थे लेवल हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद में एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज के हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, आपने देख लिए। अब थोड़े से अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा वो बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एट 20% पर एनम एट CI इज ₹1200। देन फाइंड द सम। चक्रवर्ती ब्याज में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में 20% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ₹1200 है। तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। चीज़ समझिएगा आप लोग, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से, और उसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इजीली। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करने वाला ये क्वेश्चन, या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एकदम ईजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, इससे ईजी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको। आप कभी भी ना चीज़ों को एक्स मानकर मत सॉल्व किया करो। अगर इसको एक्स मान के सॉल्व करोगे तो सॉल्व तो हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पे उसने परसेंटेज में बात की है, तो आप भी परसेंटेज में ही इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए पहले साल के लिए कितना बोला उसने 20%, तो 20% मैंने लिख दिया, पहले साल का 20%। सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि जो आपने इंटरेस्ट दिया है उस पर भी इंटरेस्ट लगने वाला है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये जो बेसिक है आपका 20%, ये तो लगने वाला ही है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का 20% था इसके ऊपर भी 20% लग जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि कितना ज़्यादा और हो गया आपका, 4% और हो गया ज़्यादा, यानी कि सेकेंड ईयर में 20 तो लगेगा ही, लेकिन इस 20 का 20 भी लगेगा। तो टोटल मेरा सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट जाने वाला है, 24% जाने वाला है। देखिएगा अब इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है कितना, ₹1200। पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस आपने निकाला तो 4% आया। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, 1% की वैल्यू आ गई आपके पास में, और 100% की वैल्यू आ गई 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपये आपका क्या हो गया, यहाँ पर मूलधन हो गया, आपका सम हो गया। क्लियर है? ईजी से तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग इजीली इसको बना सकते हो। एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना खुद से, उसके बाद में सॉल्यूशन भी मैच कर लेना आप लोग। वो बोल रहा है कि ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 12 days while A and B together can do the same work in 7.5 days. Find the time taken by C alone to do that work if C takes 3 days more than that B alone to do that work. A अकेला 12 दिन में काम को कर सकता है, ए और बी मिलकर उस काम को 7.5 दिनों में कर लेते हैं। सी को आपको पता लगाना है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, लेकिन सी क्या करता है, जितने दिन बी लेता है अकेले उस काम को करने में, उससे 3 दिन ज़्यादा लेता है। तो ये आपको बताना है। तो बेसिकली आपको बी का निकालना है कि बी अकेला कितने दिन में कर लेता है। तो अगर आपने बी अकेले का निकाल लिया तो उसके बाद में आप उसमें क्या करोगे, +3 कर दोगे, तो वो सी का हो जाएगा, क्योंकि यही तो बोला उसने कि बी क्या करता है, बी से 3 दिन ज़्यादा लेता है, कौन, सी लेता है। तो इसको आई होप सो कि क्वेश्चन आप लोग समझ गए हो गई। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा खुद से, इजी सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे इसको। ए कर सकता है कितने दिन में, 12 दिन में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए कर सकता है 12 दिन में। ए और बी मिलकर कर सकते हैं 7.5 डेज़ में, तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी 7.5। अब मैंने इनका क्या किया, दोनों का एलसीएम निकाला, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। और इन दोनों का मैंने यूनिट निकाल लिया कि वो पर डे कितना यूनिट कर सकते हैं। तो टोटल जो मेरा वर्क है वो है मेरा 60 यूनिट, जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो ए करता है कितनी यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे करता है, और ए और बी मिलकर कितनी करते हैं, 8 यूनिट पर डे करते हैं।
तो देखिए ए और बी मिलकर कितनी करते हैं, 8 यूनिट करते हैं। तो बी अकेला कितनी करता होगा भाई, ए अकेला 5 करता है, दोनों मिलकर 8 करते हैं, तो बी अकेला कितना करता होगा, 8 माइनस 5 कितना, 3 यूनिट। तो बी अकेला करता है 3 यूनिट पर डे। टोटल मेरा वर्क कितना है, 60 यूनिट, तो 60 डिवाइडेड बाय 3 विच मीन 20 डेज आपका बी का अकेले का टाइम आ गया कि बी अकेले कितने दिन में उसको कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। लेकिन उसने पूछा किसका है, उसने पूछा है सी का। तो आपको पता है कि सी 3 दिन ज़्यादा लेता है किससे, बी से। तो 20 + 3 कितना हो जाएगा, 23, यानी कि सी कर सकता है अकेले उस काम को 23 दिन में। क्लियर है, आई होप सो कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ईजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी आपको परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप एक बार देखिए लेवल देखिए क्वेश्चंस का, उसके बाद में आप लोगों को चीज़ें देखिए समझ में आ जाएंगी कि आपको कितने लेवल की तैयारी करनी है, और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है। बोल रहा है कि रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 3:4 एंड इट्स बेस इज इक्वल टू द साइज ऑफ अ स्क्वायर हैविंग एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज का आधार और लंबवत पक्ष का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:4, और इसके आधार जो है ना एक वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये 81 सेंटीमीटर किसका है, ये उस वर्ग का है। त्रिभुज की परिधि आप लोगों को ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन में करते हुए चलेंगे तो इजीली क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलेगा, पहले तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ ताकि और भी अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने डायग्राम बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल का। कंप्लीट राइट एंगल नहीं बन पाया, हाथ से बनाया इसलिए थोड़ा सा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उसने बोला है रेशियो जो बेस है, बेस मेरा कितना है 3x है, और जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ना उसमें जो आपका एक सेकेंड परपेंडिकुलर साइड जो है ना उसका और आपका बेस, इनका दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:4। अब हिंदी में देखिएगा आधार और लंबवत पक्ष, तो ये आपका क्या है आधार और ये आपका क्या है लंबवत पक्ष। तो इसको मैंने माना 3x, उसको मैंने माना 4x। अब देखिए कुछ राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिनमें आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, जैसे कि 3 अगर मेरा बेस है, 4 मेरा अगर परपेंडिकुलर है, तो मेरा जो हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा, 5 होगा। अगर मेरा आधार 3 है, लंब मेरा 4 है, तो मेरा कर्ण कितना होगा, 5 होगा। कुछ होते हैं फिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि 5, 12, तो ये कितना हो जाएगा 13। अगर आप इनको डायरेक्ट याद रख पा रहे हो तो बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग इनको कर जाओगे और जल्दी कर जाओगे। नहीं तो आपको पता ही है जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है वो तो आपको पता ही है, आप लोग क्या निकाल सकते हो, हाइपोटेनस निकाल सकते हो, कर्ण निकाल सकते हो जब आपके पास में हाइट भी है और बेस भी है। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड, ये चीज़ तो आपको पता होगी। तो साइड इंटू साइड मीन साइड का स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ 81, तो साइड आपकी कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर आ गई आपकी। अब ध्यान रखिएगा कि इसने बोला है कि जो बेस है ना वो साइड के इक्वल है, जो आपका बेस है वो उसकी साइड के इक्वल है। तो बेस कितना है 3x, साइड कितनी है 9, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। x की वैल्यू आ गई कितना 3। अब मेरे पास में x की वैल्यू आ गई, तो उसने पूछा क्या है ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड, परिधि क्या होती है, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग कीजिए आप लोग, कितना 4 + 3 7 + 5 12, यानी कि 12x। तो 12x की वैल्यू आपको चाहिए, x आपको पता है 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी था बट ईजी था। आई होप आप लोग कर लोगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो, नहीं तो हम लोग प्रैक्टिस तो करने वाले हैं, वहाँ पे ईजिली आपको समझा दूंगा मैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले एसएससी एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते थे ऐसे क्वेश्चन, बट अभी बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो ज़्यादा फर्क तो नहीं होता इसमें, लगभग कॉन्सेप्ट जो है वो आपका सेम ही रहता है। हम इसको समझ लेते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आता है तो हम लोग इसको कभी भी गलत नहीं करेंगे। वो बोल रहा है कि रिटेलर सोल्ड वन आर्टिकल एट 33.33% प्रॉफिट। अब देखिए 33.33 आपको लिखते समझ में आ जाना चाहिए कि 1/3 की बात कर रहा है। क्लियर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके परसेंटेज है, मैंने आपको हमेशा बताया कि इनको आप लोग ध्यान रखा करो, कभी भी अगर एग्जाम में आता है तो आप लोगों को डायरेक्ट पता होनी चाहिए ये। जैसे कि अगर वो बोले कि 37.5 तो आप डायरेक्ट बोल दोगे 3/8, इस तरीके से ध्यान रखना है इन चीज़ों का, है ना। अब देखिएगा 1/3 हो गया ये, उसके बाद में बोल रहा है कि फाइंड इट्स, और सेकंड जो है उस पर 100% का प्रॉफिट रहता है, सेकंड जो है उसके ऊपर 100% का प्रॉफिट रहता है। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम।
एक रिटेलर ने 33.33% लाभ पर और दूसरी वस्तु 100% के लाभ पर बेची। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों टाइम पे सेम है तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा अगर आपने आज से पहले इस तरीके का क्वेश्चन नहीं किया है तो। यहाँ पे देखिएगा, ये जो भी मैंने चीज़ें लिखी हुई है ये मैं आराम से आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ देखिएगा, 33.33% का प्रॉफिट मिला है उसको, यानी कि 1/3 अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिएगा, इसका प्रॉफिट होने का मतलब ये होता है कि ये जो नीचे आपकी वैल्यू लिखी होती है ये आपकी होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस। बेस हमेशा आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ये आपका क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट। यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 3 था, प्रॉफिट आपको मिला 1 रुपये का, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितने रुपए का हो जाएगा, 4 रुपये का। तो आप लोग देख सकते हो कि जो आपको प्रॉफिट होने वाला है वो 33.33% का ही होगा। जो आपका बेस होता है वो हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस लेनी है, और ये जो वैल्यू होती है आपका या तो प्रॉफिट या लॉस, जो भी उसने दिया है वो चीज़ हम लोग मानेंगे यहाँ पे। अगर लॉस देता तो मैं 3 में से माइनस करता, लेकिन उसने प्रॉफिट पूछा है तो मैं 3 में क्या करूँगा, प्लस करूँगा। तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस मेरा 4 यूनिट। 3 यूनिट मेरा कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस मेरा 4 यूनिट था, एक का मुझे प्रॉफिट हुआ, यानी कि 33.33% का मुझे प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, जो पहली वाली कंडीशन है, मेरा अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 3 यूनिट था तो मेरा सेलिंग प्राइस 4 यूनिट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद में देखिएगा सेकंड कंडीशन पे क्या बोल रहा है, 100% का प्रॉफिट। यानी कि 1 रुपये की मेरे पास में कोई चीज़ थी, उसको मैंने 100% प्रॉफिट पर बेचा, तो वो 2 रुपये में बेच दी होगी मैंने, क्योंकि 100% का मतलब उसका डबल हो जाना। आपने 100 रुपये में चीज़ खरीदी, आपने 100 रुपये में ही बेच दी, नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने 100 रुपये में खरीदी, आपने 200 रुपये में बेच दी, 100% का प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड टाइम पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस अगर आपका 1 रुपया था तो सेलिंग प्राइस आपका 2 रुपये हो जाएगा। यानी कि ये यूनिट में बात हो रही है, पैसे की बात नहीं हो रही है। ये 3 यूनिट है तो वो 4 यूनिट हो जाएगा, ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक आई होप सो की चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर उसने बोला है कि उनका जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, जो उनका बेचने का विक्रय मूल्य है ना वो सेम है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे सेम दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेम कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो मेरा 3 4 एज इट इज़ बन गया ये वाला तो, लेकिन नीचे वाला क्या हो गया, 2 और 4 बन जाएगा, इसका डबल। अब मेरे पास में देखिए क्या हो गया, ये मेरा कॉस्ट प्राइस, ये मेरा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, दोनों का इक्वल हो गया। अब मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस देखिएगा कितना है, 3 और 2, यानी कि टोटल कितना हो गया 5, और मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 4 + 4 यानी कि 8। तो मेरा कॉस्ट प्राइस मेरे पास में आ गया 5 है, सेलिंग प्राइस मेरे पास में आ गया कितना, 8 है। कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे, 3 का प्रॉफिट हुआ। मुझे कहाँ से प्रॉफिट हुआ, मुझे 5 से प्रॉफिट हुआ। बेस मेरा कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस अभी मैंने आपको बताया था, तो 5 से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 3 का। तो 3/5 इंटू 100 में करूँगा तो 60% मेरा आंसर आ जाएगा। ओवरऑल उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 60% का प्रॉफिट हुआ। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी प्री एग्जाम्स हुए हैं अभी रिसेंटली उनमें सब में पूछा गया था। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मिक्सचर हैज़ अ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 4:1 when 50% of mixture is taken out and replaced by 24 liter of water, then the ratio of milk and water in the mixture become 1:1. Find initial quantity of mixture. मिश्रण में आपको दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि जब मिश्रण 50% निकाल लिया और इसमें 24 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो उनका जो रेशियो है दूध और पानी का वो 1:1 बन जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। चलेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिएगा मैंने मिल्क और वाटर दोनों का मैंने यहाँ पे लिख लिया रेशियो। ये 4:1 में है, यानी कि 4x और 1x मैंने इस तरीके से लिख लिया, ईजी रहेगा हमारे लिए। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको आगे। 50% ऑफ मिक्सचर जो है ना वो टेकन आउट, यानी कि बाहर निकाल लिया 50%, तो 50% ही मिल्क बाहर आएगा और 50% ही वाटर बाहर आएगा, क्योंकि जिस रेशियो में वो डले हुए हैं उसी रेशियो में बाहर भी आएंगे। यही होता है, जिस रेशो में आपके पास में कोई भी चीज़ है, अगर आप वहाँ से कोई चीज़ निकालते हो बाहर तो वो उसी रेशो में बाहर भी आती है। तो 50% मिल्क बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x बचेगा। और 1x मेरे पास में टोटल वाटर था, इसमें से 50% बाहर आ गया, यानी कि मेरे पास में 0.5x क्या बचेगा, मेरे पास में वाटर बचेगा। ये मेरे पास में क्वांटिटी बच गई है। अब उसने बोला है कि इसमें 24 लीटर पानी डाल दिया, तो वाटर मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे। इसमें मैंने क्या किया, 24 लीटर पानी को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मिल्क में तो मेरे पास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मिल्क तो पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है, क्योंकि 2x था मिल्क तो अभी भी 2x ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी मिला है, मिल्क नहीं मिला है, इसलिए। अब क्या हो जाएगा, 2x, इन दोनों का रेशियो मुझे दिया हुआ है कितना, 1:1।
क्लियर। तो मैंने क्या किया, दोनों का रेशियो लिखा इस तरीके से, वाटर डिवाइडेड बाय मिल्क, और यहाँ पे दोनों का मैंने क्या कर दिया, रेशियो लिख दिया। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये तो मैंने आपको लिख के बताया, बट अगर 1:1 आए तो आप डायरेक्ट इन दोनों को क्या कर दिया करो, इक्वल कर दिया करो इस तरीके से। क्लियर है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ये कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। उसने पूछा इनिशियल वैल्यू, यानी कि शुरू में कितना था मिश्रण टोटल, तो आप बता सकते हो कि शुरू में कितना था, 5x था, यानी कि 5x का मतलब हो गया 5 × 16 विच मीन 80 लीटर। क्लियर है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, छोटी सी चीज़ें, और क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। मैंने आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सबसे पहले तो आप देखते क्या किया करो, जो आपके फैक्टर्स होने वाले हैं उनके साइन लिखा करो, चिन्ह लिखा करो। तो पहला देखिए क्या बोल रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव बोल रहा है, तो इसको कैसे लिखोगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव। सेकंड में देखिएगा नेगेटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ से आप लोग पता नहीं कर सकते कि कौन ग्रेटर देन है और कौन यहाँ पे लेस देन है, क्योंकि ये तो दोनों पॉजिटिव है, बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले के फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं। कैसे करूँगा मैं, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 के दो ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 40 आए, और प्लस या माइनस करने पर 13 आए। तो ये दोनों कौन कौन से होने वाले हैं, 8 और 5। बड़ी वाली वैल्यू हमेशा आपको पहले लिखनी है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बड़ी वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखनी है, छोटी वाली वैल्यू हमेशा क्या लिखनी है, बाद में लिखनी है। तो दोनों मेरे पास में आ गए 8 और 5, यानी कि पहले वाले के सॉल्यूशन आ गए मेरे पास में। अब y के लिए भी मैं सॉल्यूशन ढूंढ लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो जाएगा 30। दो मुझे फैक्टर ढूंढने हैं, तो मैंने 6 और 5 ढूंढे, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30 आता है, प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाता है, इस तरीके से। तो मैंने लिखा 6 और मैंने लिखा 5। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो वाई स्क्वायर के साथ में वैल्यू होती है उससे डिवाइड भी करना होता है। एक्स स्क्वायर के साथ में होती है तो मैं उससे भी डिवाइड करता, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ में तो सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो इसलिए उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो वाई स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ है तो मैं 2 से इसको डिवाइड करूँगा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3, और ये एज इट इज़ रह जाएगा। अब देखिएगा कंपेयर करते हैं। तो पहले इस 8 को मैं 3 से कंपेयर करता हूँ, तो मुझे पता चला कि x इज़ ग्रेटर देन y। फिर मैं इस 5 को 3 के साथ में कंपेयर करता हूँ, तो मुझे पता चला x इज़ ग्रेटर देन y, और यहाँ तो माइनस में है तो वैसे ही x इज़ ग्रेटर देन y रहेगा। तो फाइनल कंडीशन क्या आएगी मेरी, x इज़ ग्रेटर देन y। ईजिली इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में भी कोई वैल्यू लिखी हुई है और वाई स्क्वायर के साथ में भी वैल्यू लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव और पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव लिखा हुआ है तो नेगेटिव और नेगेटिव, यानी कि सिर्फ साइन से हम लोग आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्स के फैक्टर फाइंड करता हूँ। तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 30। 30 के दो फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करने पर 17 आए, 15 और 2। तो 15 इंटू 2 कितना होता है 30, और दोनों को अगर ऐड करते हो तो कितना 17 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कितना लिखा हुआ है 5, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 3। ध्यान रखिएगा माइनस का 3 है, और ये माइनस का 0.4 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो 2/5 ही रहने दो। सेम एज इट इज सेकंड वाले को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब कंपेयर करते हैं हम लोग। क्लियर। कंपेयर कैसे करेंगे, देखिएगा नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वो हमारी बड़ी वैल्यू हो जाती है, यानी कि -3 और -4 को आप कंपेयर कर रहे हो तो -3 क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन होता है। क्लियर है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन से अगर हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करें तो x इज ग्रेटर देन y। क्लियर है। यहाँ से अगर हम लोग करना शुरू करें तो ये तो पॉइंट में वैल्यू चली गई, तो x इज ग्रेटर देन y। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग किससे, इस वाली कंडीशन से इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया तो ये तो माइनस का 3 था, और ये कितना है 1 पॉइंट समथिंग आ गया, तो इस टाइम y ग्रेटर देन x हो जाएगा, यानी कि ये वाली कंडीशन लग जाएगी। तो दोनों कंडीशन तो लग ही नहीं सकती, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश या कैन नॉट डिफाइन, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है। आई होप सो कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और 5 क्वेश्चन थे इसके, पांचों क्वेश्चन इतने ही लेवल के थे, बहुत ज़्यादा लेवल के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। नेक्स्ट हमारे डीआई के ऊपर चलते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप का डीआई है, देखिएगा। और कितना इजी डीआई है यार, इतना इजी डीआई ना, अगर मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा ना, एक बार इसको डीआई को सॉल्व करोगे और मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे 5 पर्सन है ABCD, वो क्या करते हैं 2005 और 2006 में अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं। कितनी जो बुक्स हैं वो पढ़ी जा रही है, यानी कि ए जो है वो 2005 में, ए की अगर मैं बात करूँ तो 2005 में कितनी बुक्स पढ़ता है, तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिएगा ए की अगर बात की जा रही है तो 2005 में कितना है
72। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है, ये 10 है, ये 20 है, बीच में कितनी लाइनें दी गई है आपको, 5 लाइनें दी गई है, और यहाँ पे गैप कितने का है, 10 का है। यानी कि एक लाइन कितने का गैप कैरी कर रही है, 2 का गैप कैरी कर रही है। अगर एक लाइन आप ऊपर जाते हो तो इसका मतलब 2 यूनिट आप ऊपर जा रहे हो। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो अब आपसे वो पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय ACD इन 2005। तो अगर ए की मैं बात करूँ 2005 में, तभी मैंने आपको बता दिया कितने, 72 प्लस सी की अगर मैं बात करूँ तो सी तो मेरे पास में 2005 यानी कि ब्लैक वाला, तो ये कितना है, ये तो कंप्लीट दिया हुआ है कितना, 90 प्लस डी की अगर मैं बात करूँ तो ये 50 से एक स्टेप नीचे आप लोग देखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 48। यानी कि तीनों को ऐड करके मुझे सिर्फ 3 से डिवाइड करना है, विच मीन 70 विल बी आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? देखिए कितना टफ क्वेश्चन था, समझ पा रहे हो ना कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट डीआई पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो बोल रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ बुक्स रीड बाय बी एंड सी टुगेदर, बी और सी टुगेदर इन 2005। तो बी और सी का एक साथ बुक्स पढ़ते हैं 2005 में। तो बी के ऊपर गया मैं, कितना दिखा रहा है, 60 दिखा रहा है, तो मैंने 60 लिखा, 60 लिखा मैंने, प्लस सी के ऊपर गया जो दो कि 2005 में कितना 90 दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 90, दोनों का ऐड कर रहा हूँ तो 150 हो जाएगा। क्लियर है? टू बुक रीड बाय ए एंड डी टुगेदर इन 2006। ए और डी की बात करनी है 2006 में, तो ए कितना करता है 2006 में 90, और डी कितना करता है 2006 में 70, दोनों को ऐड किया कितना 160, दोनों का रेशियो बस आपको फाइंड करना है, 15:16 आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुक रीड बाय बी एंड सी टुगेदर इन 2006, बी एंड सी इन 2006, यानी कि बी कितनी करता है 2006 में 78, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक स्टेप नीचे है 80 से, इसका मतलब 78, और सी कितनी करता है 72, तो यहाँ पे आप दोनों का एडिशन करोगे कितना 150 हो जाएगा। और व्हाट परसेंट ऑफ बुक रीड बाय बी इन 2005, बी जो है वो 2005 में कितनी करता है 60 करता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो बी कितनी करता है 60 करता है। तो अब सिर्फ उसने ये पूछा है कि ये जो बी और सी 2006 में पढ़ते हैं, ये बी जो 2005 में पढ़ता है उसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट ज़्यादा कितना परसेंट कम, वो नहीं पूछा इसने, इसने सिर्फ इतना पूछा है कि वो कितना परसेंट है। तो ये कितना है 150 है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट टाइप है ये कितना है 150 दिया हुआ है इन दोनों का, और ये कितना है 60 है, तो ये डायरेक्ट 150/60 लिखना पड़ेगा आपको, कितना ज़्यादा है कितना कम है वो चीज़ नहीं पूछी है, सिर्फ इतना पूछा है कि कितना परसेंट है। तो 150 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि बेस हमारा 60 होने वाला है, क्योंकि 2005 से चेक करना है हमें, इंटू 100 कितना हो जाएगा 250, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 250%। आई होप सो कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे देखिए मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, यहाँ पे एक पूरा एग्जाम का लेवल आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सो कि वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।